बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी में आपका मेज़बान मोहम्मद मंशा एक बार फिर आपकी खिदमत के लिए। आज का प्रोग्राम दो तीन खबरें, बड़ी एक एक लाइन की खबर और एक एक लाइन का तबसरा, या वैसे उसको समझ लें कि एक लतीफ़े के तौर पर बयान करेंगे। तो अगर ज़रूरत हुई तो साथ एक आध लाइन का तबसरा भी हो जाएगा। आखिर में एक कथा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो शुरू करते हैं कि DGISPR मेजर जनरल अब्दुल गफूर, उसने आमना जंजुआ जो कि चेयरपर्सन हैं डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की, यानी एक NGO है डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसकी चेयरपर्सन है आमना जंजुआ। वो डिसअपीयर्ड लोग जो गायब हो गए, उठा लिए गए, जिनका अता पता नहीं, जिनके ख़ानदान वाले, बच्चे, बीवी, माँ बाप, बहन भाई बस ख्वार होते पे थे और उनका पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए, जिनको गायब शुदा लोग हैं या इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस बात का कहा जाता है। तो UN ऑफिस ऑफ हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, उसने ख़त लिखा हुकूमत पाकिस्तान को, बल्कि वज़ारत ख़ारजा को, कि ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, इसको टेकअप करें। और आजकल आपको पता है कि हमें बैनुल-अक़वामी ताकतों की ज़रूरत है, अगर इस इशू में वो कोई ख़ास सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो उनको सीरियस ही लेंगे ना जब हमें ज़रूरत है। तो उस बैकड्रॉप में आप देखें कि DGISPR ने आमना जंजुआ से मुलाकात की और ये यकीन दिलाया है कि GHQ में एक फैसिलिटेशन एनफोर्समेंट सेल, जो भी कह लें आप, कि एक हेल्पिंग सेल कैम्प किया गया कि जो एनफोर्स्ड पर्सनस के सिलसिले में मदद करेगा, कि एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस असिस्टेंस ऑफिस और वट एवर यू कैन से। तो वो मीर ने कहा था कि मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते। तो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का तल्लुक स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी से वो उन्होंने माशाल्लाह ऑफिस कैम्प किया है जो इस सिलसिले में मदद करेगा। उनका गुमान ये है, यानी मेजर जनरल गफूर साहब ने ये फरमाया है कि जिन लोगों की गबूबत का डिसअपीयरेंस का ज़िक्र होता है, उनके बकौल वो ज़्यादातर जो हैं वो दहशतगर्द तंजीमों के पास हैं या कहीं और लड़ वगैरह रहे हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो गोया उन्होंने जो मदद देनी थी वो दे दी है। बहरहाल ये एक लतीफ़ा भी है और एक ख़बर भी है, और ज़ाहिर है जो मजबूर लोग होते हैं उनके लिए तो लतीफ़ा भी ख़बर ही लगती है ना उन्हें। तो अल्लाह ताला किसी को मजबूर और बेकस और बेसहारा न करे और किसी के जुल्म का शिकार न करे, और ज़ालिम, ताकतवर और मजलूम की कोई हैसियत ही ना हो कि उन्हें क्या कहते हैं कि वैन करने की वजह से ना हो। बाहर ये ख़बर थी। और दूसरी खबर, यानी अब छोटी छोटी खबरें होंगी और उसको एंजॉय करते जाएं, अगर ज़रूरत हुई तो शायद तबसरा होगा। एक खबर ये है, जो टैक्स नेट बढ़ाने की ड्राइव सो टू से, या टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करने की जो हम हुकूमत पाकिस्तान की मुखलसाना कोशिश उनकी एक अदना सी झलक है कि कुर्बानी की ख़रीदारी पर भी जो लोग कुर्बानी का जानवर ख़रीदेंगे उनसे टैक्स लिया जाएगा। 40,000 तक छूट होगी, इससे ऊपर जो भी होगा वो एक तो पेमेंट बाई चेक होगी और उनसे फिर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स और सो ऑन, उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा और टैक्स का सिलसिला। इसलिए आप जब कुर्बानी के जानवर ख़रीदने का सोचें या मंडी की तरफ जाएं तो ज़हन में रखें, एक तो चेक बुक साथ हो, अगर आपका टैक्स का नंबर है तो वो साथ हो, और अगर टैक्स फाइल किया है तो वो कापी भी साथ लेते जाएं।
वो भूल जाएंगे कि आपने किया है जी। होना तो ये चाहिए जो जानवर लेके आए उससे भी पूछे कि ये तुमने इतना कीमती जानवर कहाँ से लिया है। इसका मतलब ये भी अनडिक्लेयर्ड असासा है, यानी वो भी गोया उसके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं। एक गरीब आदमी है, वो भैंस ले जाता है, 3-4 साल उसको मेंटेन करता है, संभालता है, एक कट्टी पालता है। हमारी हुकूमत कट्टों की भी बड़ी मेहरबान है, तो उसे 3 साल के लिए पालता है या 2.5 साल के लिए, और बड़ी मेहनत करता है और ले जाता है। तो उससे पूछा जा सकता है ना कि ये 4 लाख की भैंस तुमने कहाँ से ली है, तुम तो टैक्स देते नहीं हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम लिविंग बियॉन्ड मीन्स या तुम्हारे एसेट बियॉन्ड प्रोपोर्शनेट इनकम है, तो लिहाजा नैब बनता है। तो बेहतर ये है कि जो कुर्बानी का जानवर बेचने जाए वहाँ वो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाए, और जो लेने जाए उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाए, लिहाजा न रहे बांस और न बजे बांसुरी। तो इस तरह माशाल्लाह एनवायरनमेंट वेरी कंड्यूसिव फॉर बिजनेस। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो कोई कमाल तक पहुंच जाएगी ना। तो अब दूसरी खबर ये है कि हमारे हर दिल अजीज़ वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब ने फरमाया है कि नया पाकिस्तान में गुर्बत, जुल्म और नाइंसाफ़ी मिट जाएगी। हुण दसो कि नया पाकिस्तान में गुर्बत, जुल्म और नाइंसाफ़ी मिट जाएगी। वाह! तो ये बुज़दार साहब फरमा रहे हैं, देख लें। और बुज़दार का मतलब भी ये होता है कि जिसके पास बकरियां हों। वैसे तो उनके कबीले का नाम है ना, तो इनकी बकरियां काउंट करके इनसे पूछना चाहिए ये कहाँ से लेके आए। तो तीसरी खबर ये है कि मरियम नवाज साहिबा का जलसा मुतवक्को है 7 जुलाई को मंडी बहाउद्दीन में, और वहाँ की इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी। उन्हें नक्श अमन का ख़तरा होगा, देखें ना। एहसास मामलात हैं, एहसास इलाका है वहाँ। अगर मरियम नवाज जलसा करेंगी तो गोया पाकिस्तान के तो मुफाद में नहीं है। तो इसलिए क्योंकि इंतज़ामिया हमेशा पाकिस्तान के मुफाद को अजीज़ तर रखती है, तरीन रखती है, बल्कि जहांगीर तरीन रखती है, तो लिहाजा उनको इजाज़त नहीं दी गई जहाँ वो जलसा करना चाहती थी, और जहाँ पर पहले एज़ यूजुअल हर साल हर मौसम में जलसे होते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कोई और अल्टरनेट जगह का बंदोबस्त किया है, और उसमें भी रुकावटें वगैरह डाली जा रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने अज़्म का इजहार किया कि मैं ज़रूर जाऊंगी। तो ये भी गोया एक मंडी बहाउद्दीन छोटा सा शहर, वहाँ पर एक जलसा अगर मरियम करे तो हुकूमत को ख़तरा लाहक हो सकता है जी। तो देखें अगर किसी ने जलसा लाहौर कर लिया या इस्लामाबाद, फिर क्या बनेगा। इसलिए एहतियातन जो जलसे की कुछ सोचे या इस किस्म के वो जो है ना फितना परवर ख्यालात रखे, तो बेहतर है कि ANF वाले पैकेट रेडी रखें, हर एक के जेब से 20-20 किलो हीरोइन बरामद करते जाएं, और मुमकिन हो सके तो बेहतर है कि हर एक की जेब से एटम बम बरामद कर लें, हैं जी। सिक्का बंद काम हो जाए ना, फिर बैनुल-अक़वामी तौर पर भी उनको कहा जाए कि देखिए जी इनकी जेब से तो एटम बम बरामद हुआ है, ये तो दहशतगर्द है, लिहाजा आम के आम गुठलियों के दाम, है जी, ना हैंग लगे ना फटकड़ी तो रंग भी चोखा। तो अब एक और प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करने का इकदाम यह है कि FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके सामने पहले पेश हूँ और नाक से लकीरें निकालें और ऊंट का पैर बनाएं। पंजाबी में आख देने होट्स दा पैर, वो अगर बनाएं तो आपको थोड़ा बहुत कर्जा जो है उसके लिए ग्रीन सिग्नल मिल सकता है, और उस बरकत के नतीजे में IMF या वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक थोड़े बहुत डॉलर आपको दे सकता है। उनकी बेशुमार शराइत के साथ एक शर्त का हम जिक्र कर रहे हैं, वो ये है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने ये इख्तियार दिया है कि वो जहाँ चाहें, जिस कारोबार, जिस बिल्डिंग पर चाहें, जिस दफ्तर पर चाहें छापा मार सकते हैं, रिकॉर्ड कब्जे में ले सकते हैं जी। इस तरह फले फूलेगा कारोबार। तो ये गोया कारोबार फ्रेंडली माहौल क्रिएट करने के इकदामात हैं, जिनमें से सिर्फ समझ लें कि वो कहते हैं ना कि देग में से एक चावल चखना, ये ऐसी खबरें हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्दी
इंतहाई बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो जाएगा, और फिर देखें ये जा और वो जा। फिर आपको यहाँ तक ख़बरें मिलेंगी कि कराची साहिल से इतनी खुदा न खास्ता मैयतें यूरोपियन बशिंदों की मिली जो पाकिस्तान में आकर इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स से काम करना चाहते थे और डूब गए। यानी इस हद तक पाकिस्तान खुशहाल होने लगा है जिसमें गुर्बत मिट जाएगी बकौल बुज़दार साहब, और जुल्म भी मिट जाएगा, है जी, क्योंकि सब एक पेज पर है। अच्छा, और उसके अलावा जो वैसे ख़बर इकनॉमिक्स के सिलसिले में है, क्योंकि आजकल हम इकनॉमिक्स में ही फंसे हुए हैं या फाइनेंसिस में फंसे हुए हैं, ये जो एमनेस्टी स्कीम है, ये शेख साहब ने, हफीज़ शेख साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कामयाब एमनेस्टी स्कीम है। बल्कि उन्होंने शायद वो क्या कहते हैं ना कि आजिज़ी से काम लिया है, कसर नफसी से। उन्हें चाहिए था कहना कि ये कायनात की सबसे बड़ी कामयाब एमनेस्टी स्कीम है कि पिछली स्कीम जो पिछली हुकूमत ने लॉन्च की थी उसमें 98 बिलियन रुपए इकट्ठे हुए थे, इसमें 70 बिलियन इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कामयाब तरीन ये है। अब ज़ाहिर जब शेख साहब कह रहे हैं तो इससे बड़ा सादको अमीन तो कोई नहीं हो सकता। खुद भी सादको अमीन और गवर्नमेंट भी सादको अमीन जिसके वो पास हैं, और जिस इदारे ने भेजे हैं वो भी सदाकत इमानत के आला दर्जात पर है। तो हम तो डिस्प्यूट करके अपनी आखिरत ख़राब नहीं करते। आप करना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो उन्होंने ये भी, यानी ये भी इंडिकेशन है फर्दर न्यूज़ में कि ये जो ही एमनेस्टी स्कीम वाइंड अप होगी उसके बाद यूरो बॉन्ड, स्कूप बॉन्ड और यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ज़रा मिल्क करने के प्रोग्राम आएंगे। चाइनीज़ रेनमिनबी बॉन्ड, ये दर मुश्किल सलफ़ है, वैसे युआन ही कह लें कि चाइनीज़ करेंसी का नाम रेनमिनबी है, जिसका एक यूनिट मिनिमम जो है बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट युआन होता है। तो वो बॉन्ड यानी इंटरनेशनल लेवल के जो बॉन्ड हैं वो आएंगे, पहले भी वैसे आए थे, फिर आएंगे। हो सकता है कि कोई फंस जाए, तो जाल फैलाने में क्या हर्ज है। और अब आखिरी जो सेगमेंट है वो आपके लिए एक छोटा सा कथा है। उसका बैकग्राउंड ये है कि किसी को ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर कहीं किसी दोस्त का आपस में इंटरेक्शन था, तो एक यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो अंडरलाइन होती हैं, यानी जब आप फ़िक्रा सेंटेंस या आपको बात करते हैं तो उसमें वो समझ लें कि छुपी हुई चीज़ होती है। तो उसमें यह था कि रब्बा तेरी जन्नत लई दुनिया दोज़ख हो गई है, यानी जो तेरी जन्नत, जो जन्नत की बात करते हैं, जन्नत के हसूल के लिए मोटिवेट करते हैं, गोया दीनदार तबका या दीन जो है उसने दुनिया को जहन्नम बना दिया, नऊज़ुबिल्लाह। यानी उसमें अल्टीमेट मतलब उसका यह था। तो ज़ाहिर फिर हमें तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है इस किस्म की कोई मुल्हिदाना प्रेगनेंट बात करे, सेचुरेशन हो उसमें। तो उसके जवाब में ये लिखा गया था, तो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और ये रेलिवेंट है आज के इस बहस के साथ भी किसी हद, क्योंकि इसमें भी यानी गुलामी और FATF और ये वो उससे रिलेटेड है कि किसे थल्ले लगन दी हद हो गई है, किसे थल्ले लगन दी हद हो गई है। ये पंजाबी च जरा पंजाबी भी थोड़ी हजम कर लो। किसे थल्ले लगन दी हद हो गई है, दुनिया दोज़ख जन्नत तू कद हो गई है, यानी नफरत जन्नत हो गई, कदूरत। किसे थल्ले लगन दी हद हो गई है, दुनिया दोज़ख जन्नत तू कद हो गई है। गुलामी दे शौकी होर भी बड़े ने, गुलामी दे शौकी होर भी बड़े ने, पर साथों जरा वध हो गई है। गुलामी दे शौकी होर भी बड़े ने, गुलामी दे शौकी होर भी बड़े ने, पर साथों जरा वध हो गई है। किसे थल्ले लगन दी हद हो गई है, दुनिया दोज़ख जन्नत तू कद हो गई है। गुलामी दे शौकी होर भी बड़े ने, पर साथों जरा वध हो गई है। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं और हमारी हौसला अफजाई करें और हमें इस बात के काबिल बनाएं कि हम आपकी बेहतर खिदमत कर सकें। तो जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।